In this video, we are going to discuss the Unit 2 of Physical Pharmaceutics 2, that is the Rheology. रियोलॉजी समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी है, ठीक है. दैट इज व्हाट इज मीन बाय द शियर स्ट्रेस, व्हाट इज मीन बाय द शियर स्ट्रेन, ठीक है. स्ट्रेस और फोर्स में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है. व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड शियर स्ट्रेस मीन्स हम किस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके. इस सारी चीज़ों को हम इस बेसिक्स के सेक्शन में एड्रेस करेंगे, ओके. नाउ जब मैं बेसिक की तरफ देख रहा हूँ यहाँ पे, सो शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, ठीक है, रियोलॉजी से ये चीज़ें कनेक्ट होती है. बट अगर आप इस सेक्शन की बात करोगे वेयर द हुक्स लॉ इज रिटन, द क्वेश्चन अराइजेस हाउ दिस कैन कम अंडर द दिस बेसिक्स ऑफ पार्ट ऑफ द यूनिट 2, ठीक है. सो ये हमें बेसिक्स के पूरे सेक्शन को डील करने के बाद में समझ में आ जाएगा. नाउ लुक एट दिस पार्ट. यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको मेंशन किए गए हैं. व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल, what is mean by shear, then stress and the strain, ठीक है. अभी चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, द नॉर्मल. नाउ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड नॉर्मल इन केस ऑफ एनालिसिस और द सॉल्यूशन, इट रेफर्स टू द वन नॉर्मल सॉल्यूशन. जब हम ऐसे ही रफ लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल रेफर्स टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, ठीक है. बट जब आप फिजिक्स में आते हो और व्हेन यू आर डिस्कसिंग द ज्योमेट्री, नॉर्मल वर्ड इंडिकेट्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एनी प्लेन. जब ये एंगुलर डायरेक्शन रहती है तब आप वर्ड यूज करोगे नॉर्मल, ओके. नाउ हियर एक बॉक्स आपको स्क्रीन पे मेंशन किया गया है, ठीक है. आई हैव ड्रॉन हियर ऑल्सो, और एनिमेशन में आपको साइडवेज भी दिखेगा. नाउ व्हेन आई एम सेइंग द नॉर्मल, ओके, हियर माई पॉइंट ऑफ मीन्स जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटेंशन है, या किस डायरेक्शन की तरफ बात कर रहा हूँ या फिर किस सरफेस को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, द टॉप ऑफ दैट बॉक्स, ठीक है. नाउ हियर अब जब आप उस टॉप की बात कर रहे हो बॉक्स के, एदर यू आर डिस्कसिंग फ्रॉम अबोव और बिलो, बट द मेन थिंग और द मेन पॉइंट इज योर एंगल शुड बी 90 डिग्री. दैट कंडीशन रेफर्स टू द नॉर्मल, ठीक है. आई होप कि नॉर्मल का यहाँ पे रेफरेंस या फिर पॉइंट मीन्स जो मेंशन करने की वजह क्या है वो आपको समझ में आई होगी. अभी चलते हैं आगे के पॉइंट की तरफ, ठीक है. दैट इज द शियर. नाउ सेम बॉक्स, ओके, द सेम थिंग इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर बट फ्रॉम सर्टेन अदर एंगल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री, या फिर जो टॉप सरफेस है, ओके, उसको छोड़ के अगर आप कोई और प्लेन या और सरफेस या और एंगल से कंसीडर कर रहे हो, इन दैट केस दैट विल बी द शियर कंडीशन, ठीक है. नाउ द एनिमेशन इज प्रेजेंटेड ओवर द स्क्रीन, जिससे आपको समझ में आएगा कि जब हम शियर वर्ड यूज कर रहे हैं, ओके, सो विच एरिया और विच सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट मटेरियल इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड, ठीक है. एक्सक्यूज मी. सो ये था नॉर्मल और शियर के बारे में. सो इससे हमें क्या पता चलता है, द नॉर्मल एंड द शियर जस्ट इंडिकेटिंग अस द डायरेक्शन, ओके. यहाँ पे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन ये चीजें डिस्कस नहीं की है, हम बस कौन से डायरेक्शन से डील कर रहे हैं ये मैंने बताया है. अभी आगे चलते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की तरफ. द 2 पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन. स्ट्रेस अगर मैं आपको बहुत इजी करके बता दूं, सो स्ट्रेस इज आवर एक्शन ओवर एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमारी एक्ट है और इट इज द एक्शन. अब उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट के साथ जो कुछ भी होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बिहेव करती है, जो रिस्पॉन्स मिलता है ऑब्जेक्ट से, वो रहता है ऑब्जेक्ट के रिएक्शन और कॉन्सिक्वेंस, एंड दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेन, ओके. अगर स्ट्रेस को इजी लैंग्वेज में डिफाइन करना हो, सो इट इज द फोर्स एक्टिंग अक्रॉस द एरिया, ओके, फोर्स एक्टिंग अक्रॉस द एरिया, एक्सक्यूज मी, फोर्स एक्टिंग अक्रॉस द एरिया एट गिवन डायरेक्शन, ठीक है. एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको कंसिडर करना है. अभी यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड मैंने ऐड क्यों किया है, क्योंकि जो पहले 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वहां पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस डिस्कस किया है, ठीक है. और ये पता होने के बाद में अगर यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर ना किया जाए तो फिर स्ट्रेस
कौन से टाइप का है ये हम बता नहीं सकते। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस इन इजीएस्ट लैंग्वेज? इट इज द फोर्स एक्टिंग अक्रॉस द एरिया एट गिवन डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेस। उसके बाद when we are coming to the strain, ये ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी थी। ओके, दिस पॉइंट वी हैव डन। देन द नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रेन, जो ऑब्जेक्ट की तरफ से आ रही है चीज, ये चीज बाहर से आ रही है और दिस इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। स्ट्रेन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशन। मीन्स कोई रबर है, ठीक है, रबर मीन्स हमारा इरेजर, आई एम कंप्रेसिंग इट, तो मैं जब कंप्रेस कर रहा हूँ तो वो मेरे तरफ से कंट्रीब्यूट किया हुआ एक्टिविटी था। ठीक है, आई एम कंप्रेसिंग इट मीन्स मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बट उस रबर की साइज चेंज हो रही है, तो वो जो चेंज डायमेंशन है दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेन। द एनिमेशंस आर प्रेजेंटेड हियर। सो स्ट्रेन इज नथिंग बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर एक्टिविटी। ठीक है, उसे हम स्ट्रेन कहेंगे। सो ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। एक रहता है फोर्स का पार्ट और ये जो चीज़ है दैट इज द चेंज डायमेंशन। और इसके ऊपर ये जो दो चीज़ें मेंशन की गई है, नॉर्मल रेफर्स टू द डायरेक्शन व्हेन इट इज 90 डिग्री, और जब आप डायरेक्शन जो है इंस्टेड ऑफ 90 यू आर यूजिंग एनी अदर एंगल और एनी अदर प्लेन दैट रेफर्स टू द शियर प्लेन। ओके, सो ये 4 पॉइंट्स थे हमारे बेसिक्स के लिए। अभी इसके बाद में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिटेल में कवर करेंगे। सो ये 4 बेसिक पॉइंट होने के बाद में हम आगे चलते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की तरफ। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, दिस आर द इजीएस्ट थिंग। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे समझ के लेना है। ठीक है, इस वीडियो से यूनिवर्सिटीज के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आप एड्रेस नहीं कर सकते, बट व्हाट इज द कंसेप्ट गिवन इन द बुक, व्हाट इज हैपनिंग, ये आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, नाउ स्ट्रेस मैंने यहाँ पे रेड वर्ड्स में क्लियरली लिखा है, इट इज द एक्शन और द एक्टिविटी। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ओवर द एरिया। ठीक है, अभी वी हैव टू कंबाइन दिस पॉइंट विथ दिस 2 पॉइंट्स। जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इफ इट इज कमिंग टू द 90 डिग्री, then I can say it the normal stress irrespective of side, top side से आ रहा है या bottom side से आ रहा है। अगर 90 डिग्री है तो that is the normal stress, but if it is not at the top surface, if it is not at the 90 degree and we are applying force from any random direction to the plane, okay, किसी भी रैंडम डायरेक्शन से एक पर्टिकुलर प्लेन या पूरे सरफेस को फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में हम स्ट्रेस को कहेंगे शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो जब आप रियोलॉजी पढ़ रहे हो तो रियोलॉजी में कंटिन्यूअसली एक वर्ड आएगा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। सो हियर शियर स्ट्रेस मीन्स एक डायरेक्शन का पॉइंट आता है। ठीक है, और अगर आप टैबलेट की बात कर रहे हो तो टैबलेट के केस में सिर्फ स्ट्रेस वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, and that indicates the normal stress. So ये difference आपको पता होना चाहिए। Okay, so stress means what? It is the force acting across the area, and according to the direction or the angle or the plane, we are going to classify it as the normal stress and shear stress. अभी normal stress को हम divide करते हैं into the 2 types, नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, मैं काफी इजी करके बताता हूँ। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम दिस साइड, ओके, ये हो रहा है, दोनों भी अगर मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो दैट इज द नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। ओके, एंड इफ आई एम पुलिंग इट, स्ट्रेचिंग इट, ठीक है, सो वो होता है नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस। जनरली होता क्या है कि टेंसाइल वर्ड की हमें आदत नहीं रहती और उसके वजह से नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस क्या है ये हम याद नहीं रख पाते। सो हियर इट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड हियर इट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल मीन स्ट्रेच करना और यहाँ पे कॉम्प्रेस मीन्स कॉम्प्रेस करना। दीज आर द 2 अपोजिट थिंग्स। अगर ये अपोजिट चीजें हैं तो क्यों है? द रीजन इज देयर डायरेक्शन। ठीक है, when we are saying the compressive stress, ठीक है, it is the box
और ये फोर्स इस डायरेक्शन से आ रहा है, सो ऑब्वियसली क्या होगा, इस ये कंप्रेस होना है, एंड हियर दैट स्ट्रेस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस. इफ दिस इज द बॉक्स एंड आई एम स्ट्रेचिंग इट, ठीक है, बॉक्स को मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, so direction of force is from this side and the stress will be normal tensile stress. In both these cases the formula will be same, that is the force upon area. Okay, the animations presented sideways. ठीक है, so ये था नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में. अभी आते हैं हमारे इंटरेस्टेड पॉइंट पे, शियर स्ट्रेस क्या है, मुद्दे की बात बताओ. ठीक है, ऐसा नहीं है, ये चीजें भी लगती है. ओके, इसके सिवा आगे नहीं जा सकते. सो शियर स्ट्रेस मींस जब इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री या पर्टिकुलर टॉप सरफेस के अलावा मैं किसी भी रैंडम प्लेन पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, जो कि फ्लूइड्स के केस में, लिक्विड्स के केस में, रियोलॉजी में ज्यादातर देखा जाता है. ओके, इन दैट केस दैट स्ट्रेस विल बी नोन एज द शियर स्ट्रेस. ओके, यहाँ पे क्लियर फोर्स और सरफेस का 90 डिग्री का एंगल था. जब आप रैंडमली फोर्स अप्लाई करते हो तो एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता है. इन दैट केस द प्लेन इज रेफर्ड एज शियर प्लेन एंड हियर इज योर स्ट्रेस पॉइंट. सो दिस इज नोन एज द शियर स्ट्रेस. सो ये था स्ट्रेस के बारे में. स्ट्रेस क्या है, हमारे तरफ से दिया गया एक्शन. सो ऑब्जेक्ट की तरफ से जो निकल के आता है उसे कहते हैं स्ट्रेन. ओके, और स्ट्रेन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशन, मींस चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. ये मैंने इजीएस्ट पॉइंट के लिए रखा है. ठीक है, फॉर्मूला चेंज हो सकता है. नाउ अगेन स्ट्रेन की अगर जब आप बात कर रहे हो, मैं स्ट्रेन को अगर फिर से इन दो पॉइंट से कंबाइन करता हूं, अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशंस चेंज हो रहे एंड दिस चेंजिंग डायमेंशंस आर इन द 90 डिग्री. ठीक है, जो रिएक्शन आ रही है टू द अप्लाइड फोर्स, ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स अप्लाई किया और जो बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, इफ दैट रिस्पॉन्स इज विद द 90 डिग्री एंगल टू द अप्लाइड फोर्स, दैट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेन. और अगर उसमें 90 डिग्री का एंगल या परपेंडिकुलरिटी नहीं रही, दैट विल बी द शियर स्ट्रेन. ओके, सो हियर व्हेन आई एम सेइंग इट इज अ नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है, सो डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं यहाँ पे. दिस बॉक्स इज गेटिंग कंप्रेस्ड. ठीक है, अभी आप यहाँ पे ये मत बोलो कि इट इज द स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस ये हम अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है. ठीक है, व्हेन दिस लेंथ इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ओके, लेंथ इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इन दैट केस इट इज द नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेन. एंड इफ the length of the box is getting increased due to the force. ठीक है, अभी नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेन कॉज करने के लिए जो फोर्स रहेगा वो रहेगा नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस, और नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेन होने के लिए जो स्ट्रेस रहेगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेच. क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, स्ट्रेच होनी चाहिए. ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेच हो रही है तो इसका चेंज इन लेंथ इंक्रीज होना चाहिए. समझना कैसे पॉइंट को, ये हिस्सा यहाँ पे अप्लाई करना है और इसे समझ के लेना है. मीन्स अगर मैं नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेन. उसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है. कंप्रेशन मीन्स क्या, चेंज इन लेंथ विल बी नेगेटिव, और जो न्यू ये जो इसका जो आंसर मिलेगा रहेगा वो रहेगा स्ट्रेन का आंसर. जब मैं नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेन. और ये टेंसाइल मतलब क्या रहता है, स्ट्रेच रहता है. स्ट्रेच मतलब खींचना, खींचने की वजह से ऑब्जेक्ट की साइज कम होगी क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ेगी. और ये रहेगा इसका फॉर्मूला, और डेल्टा एल विल बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेंथ. सो ये था नॉर्मल स्ट्रेन. अभी हम आते हैं शियर स्ट्रेन की तरफ. जब हम सीधे सीधे बात नहीं करते, ओके, व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग नॉर्मल टू द पॉइंट, यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाते, फोर्स टू द 90 डिग्री. व्हेन वी आर शिफ्टिंग, ठीक है, डायरेक्शन शिफ्ट होता है, तो उस वक्त जो वर्डिंग यूज होती है वो है शियर. अभी ठीक है, हमने रैंडमली अप्लाई किया, बॉक्स टिल्ट हो गया थोड़ा सा. नाउ शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड, व्हाट वी विल हैव, शियर स्ट्रेन.
shear strength, अभी इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? Now here the box is tilted by the angle theta, ठीक है, इतना समझ में आया? थीटा से चेंज हुआ एंगल. It was the initial position जो डॉटेड लाइन में है. ओके, नाउ दिस डैश्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल लेंथ. और जब हमारा बॉक्स शिफ्ट हुआ है, दैट इज द चेंज डायमेंशन. नाउ दिस लेंथ इज द चेंज लेंथ. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शियर स्ट्रेस? चेंज इन द डायमेंशन अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन. अभी चेंज इन डायमेंशन इज डेल्टा एल एंड ओरिजिनल डायमेंशन इज एल. इतना समझ में आया? बॉक्स जो टिल्ट हुआ है वो कितने एंगल से हुआ? थीटा एंगल से. इन दिस केस फॉर द शियर स्ट्रेस द फॉर्मूला इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओके, जब मैं यहां पे आता हूं, दिस चेंज इन लेंथ इज अपोजिट टू दिस एंगल. ठीक है, थीटा जो एंगल है इसकी मेजरमेंट ऐसे की जाती है. ठीक है, दिस इज द एडजेसेंट साइड. ओके, और ये जो है दिस इज द अपोजिट साइड. अपोजिट साइड मतलब कौन सी? डेल्टा एल. एडजेसेंट साइड मतलब कौन सी? एल. सो हियर अपोजिट लेंथ अपॉन एडजेसेंट लेंथ एंड हियर द शियर स्ट्रेंथ इज द tan थीटा. ओके, सो ये था शियर स्ट्रेंथ के बारे में. इजी लैंग्वेज में अगर बताना हो तो जब मैं नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो मुझे नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेन मिलेगा. जब मैं नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो मुझे नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेन मिलेगा. जब मैं शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे शियर स्ट्रेन मिलेगा. सो हमारा जो रियोलॉजी का चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन एंड द शियर रेट. ओके, सो ये अभी आपको समझ में आया होगा. मैंने बोर्ड पे शियर रेट का पॉइंट मेंशन नहीं किया है. शियर रेट रेफर्स टू द फोर्स और द वेलोसिटी ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू कीप द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स. ठीक है, ऑफ द फ्लूइड, वो रहता है शियर रेट. दिस थिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑल्सो. ठीक है, बट इतना हिस्सा आपको समझ में आया होगा. एक्सक्यूज मी. नाउ अभी आप बोलोगे सर चैप्टर तो रियोलॉजी का है, आप बाकी ही चीजें बता रहे हो. ऐसा नहीं है. ठीक है, अभी समझ के लेते हैं कि आपका जो यहां से ये है ऐसा पॉइंट कि जहां से आपको लिक्विड डोसेज फॉर्म और सॉलिड डोसेज फॉर्म की तरफ जाना पड़ता है. बट दिस इज द टी पॉइंट. ओके, नाउ बहुत इजी लैंग्वेज में बताता हूं. आप शियर स्ट्रेस और शियर रेट को कंसीडर करोगे तो आप लिक्विड डोसेज फॉर्म की तरफ जा रहे हो. अगर आप शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन को कंसीडर कर रहे हो तो आप सॉलिड डोसेज फॉर्म की तरफ जा रहे हो. ठीक है, नाउ अभी ये बताता हूं होता कैसे. देयर आर टू फेमस लॉज. फर्स्ट वन इज द न्यूटन्स लॉ. ठीक है, जिसके भरोसे पे हमारे वाइवा निकलते हैं. एंड द सेकंड वन इज द हुक्स लॉ. जब आप न्यूटन्स लॉ की बात कर रहे हो तो इट डील्स विद द फ्लूइड्स और द लिक्विड्स. ओके, आप बोलोगे इट इज द कर्व, रियोग्राम. ठीक है, कंसिस्टेंसी कर्व रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मैं बेसिक पॉइंट पे आता हूं. न्यूटन्स लॉ शियर स्ट्रेस और शियर रेट से डील करता है. व्हेन आई एम सेइंग द हुक्स लॉ डील्स विद द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन. सॉरी, the Hooke's law deals with the shear strain and the shear stress. और न्यूटन्स लॉ किससे डील करता है? इट डील्स विद द shear stress and the shear rate. स्क्रीन पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ रही होगी. ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है. जब आप लिक्विड डोसेज फॉर्म की तरफ जा रहे हो तो आपको न्यूटन्स लॉ साथ में लेके जाना है. और जब आप सॉलिड डोसेज फॉर्म, वेदर इट इज पाउडर, वेदर इट इज ग्रैन्यूल्स, वेदर इट इज टैबलेट और वेदर इट इज अ पाउडर कॉम्पैक्ट, in that case you have to consider the Hooke's law. So directly Newton's law पे जंप करने से पहले ये चीजें समझने के बाद आपको पहले Hooke's law स्टडी करना पड़ता है. And now we are going to discuss in short the Hooke's law. Okay, Hooke's law को
स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व भी कहा जाता है। ओके, मीन सीधा सीधा ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। रूटीन प्रैक्टिस ये है कि आप स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे। आपकी चॉइस, आपको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, नाउ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। अभी होता क्या है कि जब आप एक स्ट्रेस बढ़ाते हो, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, यहाँ पे शियर स्ट्रेस है, मैं बोर्ड पे आपको पॉइंट आउट कर देता हूं। इट इज द शियर स्ट्रेस, इट इज द शियर स्ट्रेन। तो जब मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, शियर स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? शियर स्ट्रेन मिलना चाहिए। दैट इज द लॉजिकल थिंग। ओके, अभी यहाँ पे होता क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक, ठीक है, ये ग्राफ रहता है लीनियर। ठीक है, फॉर द से अल्फा टू बीटा, देन उसके बाद में ग्राफ में आ जाती है नॉन लीनियरिटी। इतना समझ में आया? ठीक है, अभी थोड़ा सा टेक्निकली बात करते हैं। The alpha to beta point in this curve, it represents the elastic region. अभी elastic region means कौन सा? इतना स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद में, इतना shear स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद में बॉडी में जो चेंजेस आएंगे उन्हें हम कहेंगे shear strain। ठीक है, बॉडी चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे चेंज डायमेंशंस, ओके, चेंज इन द शेप। अभी ये जो शेप रहेगा ये बॉडी रिगेन करती है, ठीक है, मींस फिर से ओरिजिनल लेवल पे जा सकती है अगर आप फोर्स निकाल दे तो। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक फोर्स अप्लाई करूं, ओके, तो बॉडी के डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, बट अगर मैं वो फोर्स निकाल दूं तो बॉडी फिर से ओरिजिनल लेवल पे चले जाएंगी, एंड दिस रिगेन ऑफ ओरिजिनल शेप इज नोन एज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, वेयर बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, ये कब तक आपको ऑब्जर्व होगा? ये सिर्फ इस लेवल तक आपको ऑब्जर्व होगा। ओके, नाउ हियर दिस रीजन, पर्टिकुलरली दिस पार्ट, ओके, फिर से इरेज कर दिया। दिस रीजन ऑफ हुक्स लॉ इज नोन एज इलास्टिक रीजन। ठीक है, ये लीनियर रहता है। लीनियर है मीन्स क्या? जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ मैथमेटिकली। ठीक है, अब दूसरा मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज आपको समझ के लेनी है, आपको सिर्फ इतना हिस्सा, ठीक है, इतना स्ट्रेन ऑब्जर्व करने के लिए आपको यहां तक की जर्नी रन करनी पड़ती है। ठीक है, मीन्स इतना स्ट्रेस बढ़ाओगे तो इतना सा स्ट्रेन बढ़ेगा। ये जो हिस्सा है ये है इलास्टिक रीजन। ठीक है, इस लीनियर रीजन में हुक्स लॉ अच्छे से फॉलो होता है, पर जैसे ही आप बीटा पॉइंट क्रॉस करोगे द रीजन विल बी नॉन लीनियर, और यहां से आगे आपका हुक्स लॉ प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ओके, नाउ बीटा टू गैमा डिस्टेंस। ठीक है, अभी जब आप यहां तक स्ट्रेस अप्लाई करते हो दिस पॉइंट, और स्ट्रेन का ये रीजन, ओके, यहां से समवॉट अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, नाउ बीटा टू गैमा इज द नॉन लीनियर रीजन। ठीक है, मींस जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, इसकी गारंटी नहीं है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। दैट इज द नॉन लीनियरिटी, और ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा या ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। और हियर, ठीक है, उसके बाद में, बीटा के बाद में अप टू द गैमा पॉइंट, दिस इज द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, आपकी इलास्टिसिटी यहां तक तो अच्छी काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद में वी आर नॉट श्योर। ठीक है, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, एंड दिस इज द लास्ट लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी विच इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट और द यील्ड पॉइंट। ठीक है, अभी यील्ड पॉइंट और यील्ड स्ट्रेस एका नाण्याच्या दोन बाजू। जब आप यील्ड स्ट्रेस की बात कर रहे हो, ठीक है, सो हियर यू आर आस्किंग अबाउट दिस वैल्यू ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है, और मटेरियल का रहता है यील्ड पॉइंट कि इतने लेवल तक वो स्ट्रेस सहन कर सकता है। ठीक है, यील्ड पॉइंट ग्राफ पे बात कर रहे हो, यील्ड स्ट्रेस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हो, हालांकि दोनों वैल्यू सेम रहती है। ओके, देन गैमा के बाद में अभी यहां से आगे फ्रॉम गैमा टू डेल्टा, अगेन नॉन लीनियर रीजन, बट
हमारी इलास्टिक लिमिट गामा तक थी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ तक ऑपरेट हो रहा था, ठीक है। हुक्स लॉ इतने ही डिस्टेंस में अच्छे से काम कर रहा था, इसके बाद में हुक्स लॉ ने साथ छोड़ दिया। गामा टू डेल्टा, अभी गामा टू डेल्टा नॉन लीनियर और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन रहता है, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स क्या, अगर आप बीटा के बाद में, ठीक है, इफ यू अप्लाइंग द स्ट्रेस आफ्टर गामा, गामा क्या है, इलास्टिक लिमिट, इसके बाद में भी अगर थोड़ा भी स्ट्रेस बढ़ाया तो ऑब्जेक्ट का जो शेप चेंज हो रहा है वो फिर से वापस वैसे होगा कि गारंटी नहीं, ठीक है। और अगर शेप वैसे ही रह जाता है, चेंज इन अ शेप रिमेन्स परमानेंट, इन दैट केस द चेंज शेप और द डिफॉर्मेशन इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ओके। और ये गामा टू डेल्टा में मिलता है। अभी मैथमेटिकली आपको इसको ऑब्जर्व करना है, इतना डिस्टेंस, इतना स्ट्रेन कॉज करने के लिए सिर्फ इतना, ठीक है। अब एक्स एक्सिस को ऑब्जर्व करो, इतना सा डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए हमें यहां तक स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ा, पर उसके बाद में हमें इतना स्ट्रेन ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ इतना डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ रहा है। यानी इलास्टिक रीजन के बाद में, ठीक है, आप ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकते, डिपेंड करते हैं आपको ऑब्जेक्ट तोड़नी है कि नहीं, ठीक है। नाउ फ्रॉम गामा टू डेल्टा वी हैड प्लास्टिक रीजन। अभी इसके बाद में ध्यान से सुनो, ठीक है। नाउ डेल्टा टू ई, दिस रीजन, और यहाँ पे ई जो है ये रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी इसके बाद में मटेरियल की गारंटी नहीं है। दिस डेल्टा टू ई डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। अभी डेल्टा टू ई जितना लंबा रहेगा मटेरियल उतना टफ है, डेल्टा टू ई जितना छोटा रहेगा उतना मटेरियल ब्रिटल है, ठीक है। और ये जो पूरा रीजन है फ्रॉम द गामा डेल्टा ई, ये मटेरियल का सॉफ्टनेस, टफनेस और ब्रिटलनेस, ये ऐसे फिजिकल फीचर्स इंडिकेट करता है, ठीक है। नाउ एफ, ई के बाद में, ईटा के बाद में आता है एफ, एफ रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्चर पॉइंट, यहां से टूट जाएगा अगर आप यहां तक स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो मटेरियल विल ब्रेक। नाउ ये सारी चीजें along with this shear stress and shear strain, ये आपको लगेगा पाउडर्स में, टैबलेट्स में, ग्रैन्यूल्स में और इजीली कहे तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में। बट इसका जो बेस आ रहा है ये यूनिट 2 के साथ में आ रहा है, ओके। दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज कंडक्टेड हियर। नाउ हुक्स लॉ, इसके साथ में कुछ वैल्यूज आते हैं जो आपको काफी बड़े लगते हैं लेकिन रहते नहीं है। इलास्टिक मॉड्यूलस, सीधा सीधा इस हिस्से में जो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन है उसका रेशो, फॉर्मूला अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस, बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस मीन्स टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, एंड अगेन हियर द शियर मॉड्यूलस ओनली, ठीक है। सॉरी, for elastic modulus it is stress upon strain, and for shear modulus it is shear stress upon shear strain. So ये था हमारा प्री बेसिक्स फॉर द रियोलॉजी सेक्शन, और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे द यूनिट 2 ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2, दैट इज द रियोलॉजी विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। The previous section we have seen what is mean by shear stress, what is mean by shear rate, ठीक है, और what is mean by the normal shear and the shear, okay। अभी उसके बाद में हमने डिस्कस किया था what is the Hooke's law and where it is used, ठीक है। Before starting the rheology part, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ that Hooke's law is very essential in case of solid dosage form, ठीक है। जो ये कंसेप्ट है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, these are very essential in case of compression and consolidation, also for the tablet compression and compaction process, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं रियोलॉजी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने अब तक के वीडियो में इसको इम्पोर्टेंस दिया होगा, ओके। सो रियोलॉजी के अंडर 2 ब्रॉड हेडिंग्स है,
फर्स्ट वन इज डिफॉर्मेशन एंड द सेकंड वन इज विस्कोसिटी। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय द डिफॉर्मेशन एंड व्हाट इज मीन बाय द विस्कोसिटी। जब आप डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, जो हमने पूरा प्रीवियस सेक्शन देखा कि शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, उस दरमियान शेप में जो चेंजेस ऑब्जर्व हुए उसे कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मीन्स द चेंज इन अ शेप। ओके, इजीएस्ट पार्ट। अभी जब मैं डिफॉर्मेशन की बात करता हूँ तो डिफॉर्मेशन में बॉडी ने मूव नहीं किया, सिर्फ शेप चेंज हुआ है। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ चेंज इन अ स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड बेस। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद में डिफॉर्मेशन के बाद में जो दूसरा कंसेप्ट है विस्कोसिटी। हम यहाँ पे विस्कोसिटी को पूरा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस कर रहे, बट रियोलॉजी के अंडर क्या है ये देख रहे हैं। जब मैं विस्कोसिटी की बात करता हूँ तो विस्कोसिटी मतलब क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस टू फ्लो। जितना विस्कस रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। पर जब हम विस्कोसिटी और डिफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं तो विस्कोसिटी के केस में फिक्स्ड बेस ऑब्जर्व नहीं होता। हम टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन है जिसमें प्रेजेंट किया गया है कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड फेसेस द इंटरनल फ्रिक्शन। अभी ये जो लेयर है, हर बार जो लिक्विड का लेयर मूव होता है तो उसे एक नया बेस मिलता है और विथ रिस्पेक्ट टू दैट इट इज़ मूविंग अहेड। ठीक है, और वहाँ पे जो फ्रिक्शन ऑब्जर्व हो रहा है, जो रेजिस्टेंस ऑब्जर्व हो रहा है, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ओके, सो विस्कोसिटी आपको टर्म यूज़ करनी है लिक्विड्स और फ्लूइड्स के केस में, और डिफॉर्मेशन आपको यूज़ करना है सॉलिड्स के केस में। बहुत इजी पार्ट है। अभी हमारे डोसेज फॉर्म जब हम सॉलिड लिक्विड में डिवाइड करते हैं तो एक ऑब्वियस चीज़ बनती है, डिफॉर्मेशन विल बी एप्लीकेबल टू द सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा कंसिडर होगा और विस्कोसिटी का कंसिडरेशन ज़्यादा रहेगा लिक्विड डोसेज फॉर्म में। इजी पॉइंट है। नाउ वो हमने हुक्स लॉ देखा, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दैट इज द हुक्स लॉ। अभी यहाँ पे हमें दिख के आया कि एक है इलास्टिक रीजन और एक है प्लास्टिक रीजन। यहाँ पे हमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन मिलता है और यहाँ पे मीन्स वो दिस पार्ट हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिलता है। सो डिफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन अ शेप, बट व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन उसका मतलब है वो जो शेप चेंज हुआ है दैट इज द टेम्पररी। When I am saying the plastic deformation, the change in a shape is permanent. अभी जब मैं हुक्स लॉ की बात करता हूँ तो डिफॉर्मेशन के केस में आता है हुक्स लॉ। ओके, और यहाँ पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन में हुक्स लॉ ओबे होता है एंड दिस सेम हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड इन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन केस। यहाँ पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में दैट इज द लीनियर, एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन द कर्व इज नॉन लीनियर। ओके, अभी जो कांस्टेंट मिलता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में वो है इलास्टिक मॉड्यूलस और यील्ड पॉइंट, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में मिलता है मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ठीक है, दिस पार्ट विल बी इसेंशियल फॉर सॉलिड। ये आपको लगेगा सॉलिड डोसेज फॉर्म के केस में इन द टैबलेट और द कंप्रेशन कंसोलिडेशन चैप्टर। अभी जब मैं डिफॉर्मेशन डिस्कस कर रहा था तो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुक्स लॉ विच इज अ ग्राफ ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। जब मैं विस्कोसिटी की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे आता है न्यूटन्स लॉ और एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। हियर द ग्राफ इज शेयर स्ट्रेस वर्सेस द शेयर रेट। अभी स्ट्रेन को निकाल दिया है और स्ट्रेन को निकाल के क्या रिप्लेस किया है, यहाँ पे शेयर रेट इंट्रोड्यूस किया है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ऐसा किया क्यों। जब मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो सॉलिड का शेप चेंज होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर शेयर स्ट्रेस पे, ठीक है, सॉलिड का सिर्फ शेप चेंज होता है। अगर शेप चेंज होने वाला क्वांटिटी यूज करना है तो वो है शेयर स्ट्रेन। अगर मैं उतना ही स्ट्रेस लिक्विड को अप्लाई करता हूँ तो लिक्विड की पोजीशन चेंज होती है, वो फ्लो होता है। ठीक है, लिक्विड का कोई शेप नहीं रहता, वो फ्लो होता है। अगर वो फ्लो हो रहा है तो मुझे ऐसी क्वांटिटी लगेगी ग्राफ में जो फ्लो इंडिकेट करेगी। ओके, सो यहाँ पे फ्लो तो नहीं डाल सकते, बट यहाँ पे यूज किया गया है शेयर रेट। ओके, एंड जो न्यूटन्स लॉ के बाद में जो विस्कोसिटी में हम डिस्कस करते हैं रियोग्राम में, द ग्राफ इंक्लूड शेयर स्ट्रेस वर्सेस द शेयर रेट। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है। तो मुझे 3 टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से चाहिए अगर मुझे रियोलॉजी समझनी है तो। वो है शेयर स्ट्रेस, सेकंड इज शेयर स्ट्रेन
एंड द थर्ड इज द shear रेट। तीनों भी जगहों पे shear वर्ड आ रहा है, तो इसीलिए आपको नॉर्मल वर्ड का मीनिंग और shear का मीनिंग अच्छे से समझना चाहिए, तब जाके आप shear स्ट्रेस, shear रेट और shear स्ट्रेन समझ सकते हो और हुक्स लॉ और न्यूटन्स लॉ को में वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो फिर से वापस आता हूँ। रियोलॉजी में मैंने दो डिविजन्स किए, डिफॉर्मेशन एंड विस्कोसिटी। डिफॉर्मेशन में दो डिविजन्स हुए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अभी मैं आता हूँ हमारे चैप्टर की तरफ, द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या था, हुक्स लॉ। इधर कौन सा लॉ है, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में हमने कौन सा ग्राफ प्लॉट किया, shear स्ट्रेस वर्सेस द shear रेट। जैसे यहाँ पे दो कैंडिडेट है, एक ओबे करने वाला और एक ना ओबे करने वाला, मीन्स हुक्स लॉ की बात मानने वाला और हुक्स लॉ की बात नहीं मानने वाला, वैसे ही इधर होता है। द न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर दोज विच ओबे द न्यूटन्स लॉ, और दूसरी कैटेगरी वो है जो न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, इतना है। अभी न्यूटन्स लॉ क्या है कि आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो और लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो सीधी सीधी बात, अगर मैं थोड़ा सा पुश करूं तो लिक्विड थोड़ा सा फ्लो होना चाहिए, इसे हम कहेंगे न्यूटन्स लॉ। पर अगर जब मैं थोड़ा सा पुश दे रहा हूं लिक्विड को, वो अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है या किसी एक लेवल से कम फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे गिरते हैं दो डिविजन्स, ओके, shear थिनिंग एंड shear थिकनिंग। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ न्यूटन्स लॉ ओबे हो रहा है मीन्स व्हाट, द अप्लाइड shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द shear रेट। मैंने जितना अप्लाई किया उतना ही लिक्विड फ्लो हुआ, यानी shear स्ट्रेस और shear रेट का ग्राफ जो है वो लीनियर है। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है, और उसके बाद में जो कांस्टेंट मिलता है वो रहती है हमारी विस्कोसिटी। ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। मैं थोड़ा सा अभी इधर आता हूँ नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, जहाँ पे हमने कहा कि थोड़ा सा इन प्रोपोर्शनेट हिसाब है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा धक्का किया वो ज़्यादा आगे चले गया, मैंने थोड़ा सा धक्का किया बट वो कुछ भी नहीं हिला। ठीक है, सीधी सीधी बात। तो ये कैसे रहती है नॉन न्यूटोनियन की, अभी वो टेक्निकली है क्या हम वो देखते हैं। ठीक है, सो न्यूटोनियन फ्लो, नॉन न्यूटोनियन फ्लो। न्यूटोनियन में दो चीजें, shear थिनिंग, shear थिकनिंग। आपके टेक्स्ट बुक में नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के तीन टाइप्स दिए गए हैं, प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट। ठीक है, और shear थिनिंग, shear थिकनिंग ये बाद में दिया गया है, पर मैंने उसे रिस्ट्रक्चर किया। आई हैव एडेड दिस हेडिंग राइट हियर। ठीक है, अभी नॉन न्यूटोनियन की जो तीन टाइप्स है फ्लूइड्स के फ्लो के, प्लास्टिक फ्लो, सूडोप्लास्टिक फ्लो और डायलेटेंट। प्लास्टिक सूडोप्लास्टिक के केस में क्या होता है, अब थोड़ा सा धक्का दो ये ज़्यादा फ्लो होने लग जाते। अब जब चीज़ ज़्यादा फ्लो हो रही है यानी उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है, यानी वो थिन हो रही है, तो इसीलिए धक्का देने के बाद में अगर कोई चीज़ ज़्यादा फ्लो हो रही है तो उसे कहेंगे हम shear थिनिंग, यानी टेक्निकली कहे तो अंडर द अप्लाइड shear स्ट्रेस इट्स विस्कोसिटी इज डिक्रीजिंग। वो होता है प्लास्टिक और सूडोप्लास्टिक फ्लो के केस में। प्लास्टिक फ्लो का एग्जाम्पल है हमारे फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशंस, और सूडोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है कोई भी पॉलीमेरिक सोल्यूशन या कोलाइडल सोल्यूशन, वो आता है आपका shear थिनिंग। यहाँ पे क्या हुआ, हमने थोड़ा सा धक्का दिया और वो ज़्यादा घूम गया। अभी मैं आता हूँ थोड़ा सा इधर, मैंने थोड़ा सा धक्का दिया बट ये कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा पैक हो गया। ओके, घट्ट झाले, shear थिकनिंग, और ये आता है डायलेटेंट के केस में। ओके, अभी shear थिनिंग का जो बिहेवियर है उसे रियोलॉजी में थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, और इसका एक अपोजिट वर्ड आता है एंटी थिक्सोट्रोपी। अभी एंटी थिक्सोट्रोपी को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। ओके, द थिक्सोट्रोपी इज मेंशन्ड अंडर द shear थिनिंग, बट एंटी थिक्सोट्रोपी कैन नॉट बी रिटर्न अंडर द shear थिकनिंग। ओके, इसके पीछे वजह यह है कि when we are considering the shear thickening system और the dilatant system, यहाँ पे solid content बहुत ज़्यादा रहता है। When you are discussing the anti-thixotropic behavior, here the solid content is very low। और ये हो गया classification right on the basis of Newton's law and this rheogram और the consistency curve।
ठीक है। सो ये है आपका क्लासिफिकेशन चार्ट, और इस चार्ट में इस सीक्वेंस से आपको चीजें पढ़नी और समझनी है, which we are going to start with the definition of viscosity. Now we have seen the viscosity and deformation concept classification under the section of rheology. अभी स्टार्ट करते हैं viscosity की तरफ. The first point we are going to discuss is the definition. When we are reading the definition from the Subramaniam, ठीक है, एक सिंपल लाइन आ जाती है, इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो, और यहाँ पे विस्कोसिटी खत्म हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट द केस। मैंने जब डेफिनेशन के बारे में आपसे कहा है कि इट शुड बी कंप्लीट, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ना कि वो वन लाइन में ख़त्म होनी चाहिए, ओके। अभी मैंने हर बार डेफिनेशन आपको प्रेजेंट भी की है, दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, ओके, फ्रॉम द डेफिनेशन। नाउ ऑन द बोर्ड, ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो और ड्यूरिंग द फ्लो। लाइन क्या है? इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो, मीन्स या तो इनिशिएट होने के लिए या फ्लोइंग के दरमियान जो रेजिस्टेंस रहता है, ओके। So it is the measure of resistance to flow or during the flow occurring due to internal friction between the different layers of liquid. Why it is happening? It is happening due to internal friction between the different layers of liquid. क्या हो रहा है वो समझ में आ गया। अभी आगे की लाइन में क्या है? Why? As a result of either molecular rearrangement or interaction. Okay? It is the measure of resistance of liquid to flow or during the flow occurring due to internal friction between the different layers of liquid as a result of molecular interaction or rearrangement. यहाँ तक रुकना नहीं है, इससे आगे at given conditions of temperature and pressure, okay, at given conditions of temperature and pressure under the applied shear stress and shear rate. ठीक है, आप ये चीज यहां तक समझ सकते हो कि एट गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां तक आपका बराबर है। लेकिन ये जो शुरुआत का पॉइंट है, रेजिस्टेंस टू फ्लो और ड्यूरिंग द फ्लो, भाई लिक्विड फ्लो कब होगा? अगर आपने shear स्ट्रेस अप्लाई किया तो, और डेफिनेशन में वही पॉइंट मेंशन नहीं है तो उसे हम कंप्लीट नहीं कह सकते। तो मेरी कंप्लीट डेफिनेशन अब बनती है जब मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, दैट फ्लो अंडर द अप्लाइड shear स्ट्रेस और एट अ गिवन shear रेट, ओके। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। मैं इसे कंप्लीट डेफिनेशन क्यों कहता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ द परफेक्ट, ठीक है, इससे भी और आगे लेके जा सकते हैं हम जितना डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि रियोलॉजी जो चैप्टर है ये फिजिक्स में खत्म होता है डिस्प्लेसमेंट और मोशन पे और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज पे, ठीक है। हम कितना आगे जाना चाहते हैं वो हमारे हाथ में। नाउ अभी ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या फीचर्स निकल के आते हैं, मीन्स अगर मैं सुब्रमण्यम की उस वन लाइनर डेफिनेशन की बात करूँ, इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू लिक्विड टू फ्लो, एक लाइन में डेफिनेशन खत्म, उससे सिर्फ मुझे एक फीचर समझ में आता है, दैट इट इज़ द मेजर और द इंडेक्स ऑफ रेजिस्टेंस। विस्कोसिटी क्या है कि जिससे फ्लो रेजिस्टेंस हम पहचान सकते हैं, बस। बट अगर आप इस डेफिनेशन या इसे कहे पैराग्राफ को अगर देखें तो इससे कुछ फीचर्स और ज़्यादा निकल के आते हैं। जैसे मैं आगे चलता हूँ, सो ये रेजिस्टेंस कब ऑब्जर्व हो रहा है? टू द फ्लो और ड्यूरिंग द फ्लो। उससे आगे विच इज़ ऑकरिंग ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड, यानी ये जो रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हो विस्कोसिटी में, ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करना है, बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड एंड बिटवीन द डिफरेंट फेजेस इन द लिक्विड। इसमें फर्क क्या है कि जब आप विस्कोसिटी की बात करते हो तो आपको एक सिंगल सिस्टम कंसिडर करना है, वेदर योर सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इमल्शन, सस्पेंशन, कोर्स, डिस्पर्शन, आपको सिंगल सिस्टम कंसिडर करना है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हियर द लेयर्स ऑफ लिक्विड आर कंसिडर्ड। देन अभी ये जो इंटरनल फ्रिक्शन है बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड, इंटरनल फ्रिक्शन मीन्स यहाँ पे इंटरनल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि हम जब मटेरियल की फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जब विस्कोसिटी डिस्कस कर रहे हैं तो कंटेनर के साथ का रेजिस्टेंस,
हमारे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के साथ का रेजिस्टेंस नहीं बात कर रहे, उसी लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, विस्कोसिटी को जब डिस्कस कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई द इंटरनल फ्रिक्शन वर्ड इज रिटन देयर बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड. अभी भाई फ्रिक्शन हो रहा है, लेकिन क्यों? सब घर के ही आदमी, बट फिर भी देयर इज अ फ्रिक्शन. व्हाई? द आंसर इज मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. ठीक है, अभी यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो लिक्विड के अंदर कौन से सॉल्यूट है, कितने फेजेस है, वो चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हो, बट नॉट इन द लेयर्स. नाउ फ्रिक्शन क्यों हो रहा है वो समझ में हो रहा है, अब समझ में आ गया. अभी एज अ रिजल्ट ऑफ एदर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और रीअरेंजमेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. ठीक है, सो इसके बाद में टेम्परेचर और प्रेशर एज अ फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है जो विस्कोसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा. ये आपका इतना यहाँ तक का जो पूरा पिक्चर और स्टोरी है, ये कहाँ से इन्फ्लुएंस होगा? इन दो चीज़ों के वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से. देन और इस सब की वजह ये क्यों हो रहा है और ये कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, बट इस सब की वजह आती है यहाँ पे अंडर द अप्लाइड शियर स्ट्रेस एंड एट अ सर्टेन शियर रेट. ये होती है विस्कोसिटी की डेफिनेशन. ओके, सो दिस 5 फीचर्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉपरली फ्रॉम दिस डेफिनेशन. अभी एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं. शुगर सोल्यूशन मीन्स छाछनी और द क्या कहते हैं उसे, पाक. ओके, नाउ एक हेवी विस्कस सोल्यूशन है शुगर सोल्यूशन का. 1 स्पून डाल दिया प्लेट में और 1 स्पून डाल दिया, सो एक क्लियरली लेयर्स ऑब्जर्व होते हैं. ठीक है, और वो इजीली फ्लो नहीं हो गए. ठीक है, धीरे धीरे फ्लो हो गए. सो दैट इज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन. ओके, डिफरेंट लेयर्स में इंटरनल फ्रिक्शन क्रिएट होता है. अभी क्यों हो रहा है? मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुगर का स्ट्रक्चर आपको पता है. ठीक है, 6 मेंबर्ड कार्बन एटम है, ऐसा कोई लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर नहीं है. तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. सो शुगर में क्या है? ओके, ग्लूकोज पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर इंटरेक्शंस पॉसिबल है. ओके, सो दीज अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस और द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस लीड्स टू द इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड दिस नथिंग बट कंट्रीब्यूट्स टू द विस्कोसिटी. और यहाँ पे आप टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो दिस वाज द एग्जांपल फॉर द विस्कोसिटी. अभी इसके बाद में वी विल शिफ्ट टू द न्यूटन्स लॉ. आफ्टर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, अभी हम चलेंगे न्यूटन्स लॉ पे तरफ. ठीक है, एक था हुक्स लॉ और एक था न्यूटन्स लॉ. वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द न्यूटन्स लॉ. नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताता क्या है? नाउ अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स और लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा इस्तेमाल करना है. ठीक है, इट इज़ द लीनियर directly proportional and constant relation in between the two quantities. ठीक है, it is linear, then directly proportional and constant relationship in between two quantities, और उनका नाम है shear stress और shear rate. ठीक है, अभी मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो लीनियर मीन्स क्या? जैसे shear stress बढ़ेगा वैसे shear rate बढ़ेगा. ठीक है, लीनियर, सीधी सीधी बात. देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए वो लीनियर राइज देता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, देन कांस्टेंट. कांस्टेंट वर्ड ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक फ्लो के केस में डिस्कस करेंगे कि एक वहाँ पे कांस्टेंट रिलेशनशिप नहीं मिलती. ठीक है, सो हियर देयर इज अ कांस्टेंट इक्वेशन. ओके, सो अभी इसे एक्सप्लेन कैसे करें? इट इज अ लीनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड कांस्टेंट रिलेशन इन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट. ठीक है, ये जो हिस्सा है ना, ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको है ना मैथ्स की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा. मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी. अगर नहीं समझ रहा है तो आप इतना याद रख सकते हो कि न्यूटन्स लॉ में क्या है? देयर इज अ लीनियर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन इन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट, दैट इज द न्यूटन्स लॉ. नाउ मैथमेटिकली क्या है? शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर रेट. यहाँ पे एक सिंबल यूज कर रहे हैं जो बुक में भी यूज किया गया है शियर स्ट्रेस के लिए, F, बिकॉज इट इज अ फोर्स. ओके, अक्रॉस पर्टिकुलर एरिया. और शियर रेट क्या है? G, वेलोसिटी ग्रेडियंट.
ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और वैसे ही ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऊपर का लेयर कितने स्पीड से भाग रहा है और नीचे का लेयर कितने स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे शेयर रेट। नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब इसमें ऑब्वियसली कांस्टेंट चीज ऐड होगी, ठीक है, सो shear stress is equal to one constant multiplied by shear rate, and this constant is nothing but the viscosity coefficient। इसी viscosity coefficient को आप n के सिंबल से यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज। ये थी विस्कोसिटी की ब्रॉड डेफिनेशन, ये है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी फ्रॉम द मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस, ठीक है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे है कैसे हो। जब मैं शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा हूं तो शेयर स्ट्रेस मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, ओके, ये हो गया शेयर स्ट्रेस। मैं आता हूं शेयर रेट की तरफ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिटरमाइन किया जाता है, चेंज इन शेयर रेट और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। आपके बुक में शेयर रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ज्यादा प्रेजेंट किया गया, ठीक है, चेंज इन अ डिस्टेंस, ओके। नाउ अभी यहाँ पे इट इज, जब आप विस्कोसिटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करोगे या फिर इसे मैथमेटिकली प्रेजेंट करोगे, इट इज द मिनिमम शेयर स्ट्रेस, ओके, इट इज द मिनिमम शेयर स्ट्रेस विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट, ये जो दो वर्ड है, रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड टू मेंटेन द, ठीक है, ये कहां से आते हैं, ये आता है यहां से, टू फ्लो और ड्यूरिंग द फ्लो। सो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या है, मिनिमम shear stress required to create or to maintain unit difference between parallel or different layers of liquid, ठीक है। अभी ये है क्या, shear stress upon shear rate means this is required for this is known as this, okay। now अभी इसे अगर मैथमेटिकली प्रेजेंट करें, दैट विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ शेयर रेट dv अपॉन dr, ठीक है, डिफरेंशियल चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस, यानी वो यूनिट डिफरेंस क्रिएट करना बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। नाउ इसका जो यूनिट है फॉर द शेयर स्ट्रेस, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, for shear rate it is per second, okay, 1 upon s means second का सिंबल, अभी ये जाएगा ऊपर and this meter square will fall down। so the rearranging जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का यूनिट मिलेगा, इट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये रहेगा आपका SI सिस्टम का यूनिट फॉर द डायनेमिक और एब्सोल्यूट और विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। और ऐसे ही SI को CGS में कन्वर्ट करोगे तो फॉर न्यूटन इट इज डाइन सेकंड विल बी एज इट इज, मीटर विल बी सेंटीमीटर, सो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर, ओके, स्क्वायर, दिस विल बी फॉर द CGS यूनिट। नाउ और विस्कोसिटी कोएफिशिएंट के ISO यूनिट है पॉइस एंड सेंटीपॉइस। सो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ विस्कोसिटी कंसेप्ट समझ में आया। Opposite to viscosity there is one more concept known as the fluidity। Fluidity is the opposite to viscosity, यानी ये है resistance to flow और ये है ability to flow, ठीक है, this one। so opposite thing, inverse, fluidity is equal to 1 upon coefficient of viscosity। now everything will be reversed for this। यहाँ पे है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और द shear stress upon shear rate, यहाँ पे आएगा shear rate upon shear stress, and all these units will be reversed for the fluidity, okay। and now we will move toward the next part। in the previous section we have seen what is the viscosity and the viscosity coefficient और उसके साथ में the mathematical explanation। अभी विस्कोसिटी डेफिनेशन समझने के बाद में वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, ओके। ऑन द बोर्ड सर्टेन टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी आर मेंशन, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इतना कहाँ से ढूंढ के लाए, ठीक है, यहाँ पे एक बिटकॉइन का सिंबल है। अभी इसकी वजह ये है कि आप जब
n नंबर मीन्स n मीन्स अनलिमिटेड नहीं, 4 to 5 अलग अलग टेक्स्ट जब रेफर करते हो तब जाके आपको इंडिविजुअल पॉइंट्स वहाँ से एक सोने के सिक्के के जैसे मिलते हैं जो आगे चल के आपको पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करने में काम में आते हैं, ठीक है। सो हियर आई हैव 2 + 3 + 1 6 टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी ऑन द बोर्ड, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये एक ऑफिशियल प्रोसीजर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स व्हेन वी आर वर्किंग विद द लिक्विड डोसेज फॉर्म इन द इंडस्ट्री, जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को डेटा सबमिट करना होता है विस्कोसिटी का, तो जो टर्म यूज होती है विस्कोसिटी की, दैट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वेदर यू आर आस्किंग फॉर यूएसपी और बीपी और ईपी, ठीक है, उस वक्त आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूज करना है। नाउ ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अ टाइप ऑफ विस्कोसिटी, बट एग्जैक्टली है क्या? सो इट इज द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स इज टू इनर्शियल फोर्स, ठीक है, इसका रेशियो है। अब इसे और थोड़ा अगर एक्सप्लोर करें तो विस्कस फोर्स मीन्स क्या, हमारा जो रेगुलर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी, वो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में प्लेस किया है और उसे डिवाइड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इनर्शियल फोर्स, जिसे रिप्रेजेंटेटिव क्वांटिटी है डेंसिटी। मीन्स इजी लैंग्वेज में कहना हो तो इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट एंड द डेंसिटी, ठीक है। और टेक्निकली या साइंटिफिक फ्लेवर डाल के अगर बताना हो तो इट इज द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्सेस इज टू इनर्शियल फोर्सेस। नाउ अभी यहाँ पे द यूनिट फॉर द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज स्टोक्स एंड सेंटीस्टोक्स, ठीक है। नाउ दिस लाइन इज लिटिल बट इम्पॉर्टेंट और ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग या फिर अब तक के सेक्शन की समझ को बताएगी, ठीक है। नाउ हियर the Newtonian fluids, okay, where the viscosity is constant at given shear rate and under shear stress, here in these cases this kinematic viscosity is used, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का इक्वेशन क्या है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और विस्कोसिटी कोएफिशिएंट हमें कहाँ से मिलेगा, शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस से। अभी जब आप न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करते हो तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस ये कॉन्स्टेंटली रिलेटेड है न्यूटोनियन के केस में, और अगर आप नॉन न्यूटोनियन की बात करें तो ये द टर्म कॉन्स्टेंटली रिलेटेड नहीं है। तो उस वक्त क्या होगा, नॉन न्यूटोनियन के केस में ये जो टर्म है दिए गए शेयर रेट या दिए गए शेयर स्ट्रेस पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है, ये फ्लक्चुएट होगी और हमारा ये इक्वेशन जो है ये फिर ठीक से काम नहीं करेगा, ये इनकरेक्ट आंसर देगा। तो ये कब होगा, अगर आपका फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन है तो। अगर न्यूटोनियन है दिस इक्वेशन विल वर्क, एंड दैट्स व्हाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज कंसिडर्ड वेयर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर इन्वॉल्व। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज वहाँ पे विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, कब, दिए गए शेयर रेट पे अंडर द अप्लाइड शेयर स्ट्रेस, ओके। ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एक्सप्लेनेशन। नाउ ये है न्यूटोनियन के बारे में। हमारा जो दूसरा केस है फ्लूइड फ्लो का वो है नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन में आता है प्लास्टिक, डायलेटेंट, सूडोप्लास्टिक, ठीक है, ये आपको याद होगा। अभी जो प्लास्टिक फ्लो है नॉन न्यूटोनियन के केस में, वहाँ पे जो एक विस्कोसिटी ऑब्जर्व होती है उसे कहते हैं प्लास्टिक विस्कोसिटी, ठीक है, प्लास्टिक फ्लो के अंडर हमें ऑब्जर्व होती है, विच इज एसोसिएटेड विद द फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। अभी के लिए इतना ही, जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तब इसके डिस्कस करेंगे। नाउ अभी यहाँ पे है रिलेटिव विस्कोसिटी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी एंड रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। आगे है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। ऑल दिस 4 टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द पॉलीमर सॉल्यूशन, और जब पॉलीमर सॉल्यूशन की बात होती है सो दिस कम्स अंडर द सूडोप्लास्टिक और प्लास्टिक फ्लो अंडर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। मतलब न्यूटोनियन फ्लो के लिए हमने यूज किया काइनेमेटिक विस्कोसिटी और नॉन न्यूटोनियन के लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ओके। नाउ रिलेटिव, स्पेसिफिक, रिड्यूस्ड एंड इंट्रिंसिक, ये स्ट्रिक्टली पॉलीमरिक सोल्यूशन के केस में हम यूज करने वाले। नाउ व्हाट इज रिलेटिव विस्कोसिटी? अब ये ऐसा कंसिडर करो, यू हैव अ प्योर सॉल्वेंट, ओके, उसकी एक विस्कोसिटी है N0 और उसमें हमने पॉलीमर ऐड किया और अभी जो रिजल्टेंट विस्कोसिटी मिलेगी दैट विल बी दिस। सो रिलेटिव विस्कोसिटी क्या है? द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन, ओके, डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अभी
डिस्पर्शन को थोड़ा सा पॉइंट आउट करने के पीछे रीजन क्या है, योर डिस्पर्शन कुड बी कोर्स डिस्पर्शन, योर डिस्पर्शन कुड बी कोलाइडल डिस्पर्शन, दोनों भी केस में आप पॉलीमर यूज करने वाले हो, ठीक है। सो यहाँ पे रिलेटिव इंक्रीज कितनी हुई है विस्कोसिटी में वो देखा जा रहा है, रिलेटिव इंक्रीज, ठीक है, मीन्स विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन, आई एम सॉरी, रिलेटिव चेंज इन द विस्कोसिटी इज बीइंग डिटरमाइंड, ठीक है। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ विस्कोसिटी मीन्स सिमिलर क्वांटिटीज है, so it is the ratio of similar quantity and the resultant relative viscosity will be dimensionless। ये था relative viscosity के लिए। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक एंड रिलेटिव ये दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है हमारे रफ लैंग्वेज में वो आप देखो और वो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। रिलेटिव यानी पहले के तुलना में और स्पेसिफिक यानी एग्जैक्ट क्या चेंज हुआ वो डिटरमाइन करना। तो जब आप रिलेटिव की बात कर रहे हो तो आपने पहले की विस्कोसिटी और नई विस्कोसिटी को इक्वेशन में ऐड किया। नाउ सेकंड टर्म जो है हमारी स्पेसिफिक विस्कोसिटी, हियर विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन माइनस विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। Okay, now this equation gives you the answer specific viscosity. Again here it is the ratio of similar quantity and hence specific viscosity is also dimensionless. Now after specific viscosity ये जो पूरा इक्वेशन है स्पेसिफिक विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन, विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, ये पूरा इक्वेशन नाउ इफ इट इज डिवाइडेड बाय मास कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ पॉलीमर द आंसर विल बी रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। ओके, सो थ्री टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड विद द टू वैल्यूज, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यू इस्तेमाल किए, एक वैल्यू है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन की और दूसरी वैल्यू है विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट की, बस आखिर में मास कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज किया इन केस ऑफ रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, ठीक है। 1, 2, 3 all these three things are associated with the polymer solution and now we are moving towards the intrinsic viscosity। अभी यहाँ पे सीधा सीधा मैथ्स था, आप मोबाइल के कैलकुलेटर पे डिटरमाइन कर सकते थे, बट जब इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की बात आती है तो आपको लगेगा ग्राफ पेपर। ओके, कैसे वो बताता हूँ। एक्स एक्सिस पे आपको प्लॉट करना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ध्यान दे के सुनिए, ये सारी चीज़ें पॉलीमर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब मैं एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप पॉलीमर का कॉन्सेंट्रेशन समझे। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द एक्स एक्सिस वर्सेस रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, ये वही विस्कोसिटी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 5 डिफरेंट यूनिट पे जो विस्कोसिटी मिलेगी वो आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे, ठीक है। सो अभी आई विल हैव एदर कर्व और स्ट्रेट और लीनियर लाइन, ठीक है। नाउ व्हेन दिस वैल्यू ऑफ 1, ठीक है, 1 यूनिट पे जो वैल्यू थी और ये पूरा सीधा अगर एक्स्ट्रापोलेट किया जाए वाई एक्सिस पे, एक्स्ट्रापोलेट किया वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी को। तो जब मैं इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करूंगा वाई एक्सिस पर और ये लाइन जहां पे इंटरसेप्ट करेगी, क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी वाई एक्सिस पर, उस वैल्यू को मैं कहूंगा विस्कोसिटी वैल्यू और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। And this intrinsic viscosity value is used in the Markov equation which is available on your screen to determine the molecular weight of polymer which are you are adding into the dispersion since from these steps, ठीक है। So ये था intrinsic viscosity और ये उसका equation जहाँ पे वो involved है और ये है application। So for polymeric solution we have relative viscosity, specific viscosity, reduced viscosity, at the end intrinsic viscosity। जब आप पॉलीमर सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो प्लास्टिक फ्लो ही दिखाए या वो सूडोप्लास्टिक ही दिखाए या डायलेटेंट ही दिखाए, बट मेजॉरिटी केस में सूडोप्लास्टिक एंड प्लास्टिक फ्लो आपको ऑब्जर्व होगा। सो दीज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 different types of viscosity, and now we will start with the types of flow according to the Newton's law. Till now you have seen the types of viscosity. ठीक है, अभी इसके बाद में हम देखेंगे the types of flow और the division of the fluids according to the Newton's law. ठीक, so what is the Newton's law? Newton's law is the directly proportional relationship in between the shear rate and shear stress. ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं where the shear stress is directly proportional to the shear rate. अभी जब हम shear stress को इंडिकेट कर रहे हैं या shear stress को कंसिडर कर रहे हैं, इट इज़ व्हाट, बेसिकली ये है क्या, इट इज़ द सिंपली द फोर्स और shear फोर्स जिसे कहीं कहीं पे यूज़ किया गया है. सो इजी एक्सप्लेनेशन के लिए अभी हम थोड़ी देर के लिए इसे सिर्फ फोर्स करके इस्तेमाल करेंगे. देन द नेक्स्ट टर्म इज shear रेट, वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसे हमने अल्टरनेटिव टर्म दी है. ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, या इसे और सिंपली अगर सिंप्लीफाइड किया जाए तो इसे हम कंसिडर करेंगे फ्लो. यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो, यानी मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उतना फ्लो मुझे ऑब्जर्व होगा, और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ. नाउ दोज फ्लूइड्स विच आर फॉलोइंग दिस रिलेशनशिप आर नोन एज न्यूटोनियन लिक्विड्स, और दोज लिक्विड्स which do not obey this law are known as non-Newtonian liquid. ठीक है, जब आपके पास जो लिक्विड है उसका जो फ्लो है वो इस रिलेशनशिप को जब ओबे कर रहा है तो दैट इज द न्यूटोनियन फ्लो, एंड इफ दैट फ्लो इज नॉट ओबेइंग दिस रिलेशनशिप दैट इज द नॉन न्यूटोनियन फ्लो. जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप को ओबे करे तो इसका मतलब क्या रहता है, मैं अगर किसी एक XYZ क्वांटिटी का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उसके इक्विवेलेंट फ्लो मुझे मिलना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं. ठीक है, दैट इज द न्यूटन्स लॉ और द न्यूटोनियन फ्लो. अभी जब ऐसा होता है कि व्हेन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सीधे सीधे इक्विवेलेंट लेवल पे चेंज हो रहा है, सो यहाँ पे देखिए अब जितना शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे, शेयर स्ट्रेस मतलब क्या, फोर्स, अब जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही राइज किस में मिलेगा, शेयर रेट में. ये क्या है, फ्लो, यानी जितना फोर्स आप बढ़ा रहे हो उतना फ्लो आपको मिल रहा है. ये कौन से केस में हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन केस ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स और न्यूटोनियन फ्लो. इतना समझ में आ गया. अभी हमारा ये जो इक्वेशन था हमने देखा कि इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहता है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट. ठीक है, या सीधे सीधे कहे तो सिंपली विस्कोसिटी. नाउ अभी यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखा है कि न्यूटोनियन लिक्विड या न्यूटोनियन फ्लूइड्स या फिर न्यूटोनियन फ्लो के केस में द विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट. अगर मैं इसका मैथमेटिकल इक्वेशन देखूँ विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर रेट. ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर रेट. फिर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे आंसर दूंगा कि इट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ शेयर रेट एंड शेयर स्ट्रेस, बट दैट इज नॉट द केस न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में. ओके, अगर विस्कोसिटी को कोई गवर्न करता है या कंट्रीब्यूट करता है तो आंसर इज योर शेयर स्ट्रेस. इसकी वजह क्या है मैं वो बताता हूँ. शेयर रेट ये हमें मिलता है बाद में, बट जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं मिलेंगी. ठीक है, यानी ये जो विस्कोसिटी की टर्म है ये कहाँ से आ रही है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से. और वेलोसिटी ग्रेडियंट कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स. सो जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगी. जब तक वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा तब तक आप विस्कोसिटी नहीं बता सकते. सो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में विस्कोसिटी सीधे सीधे किसी पे डिपेंडेंट है तो दैट इज द शेयर स्ट्रेस. एंड उसके साथ में और एक चीज बताई जाती है कि दिस विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर रेट. ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है. इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, शेयर स्ट्रेस, और इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर रेट. ठीक है, नाउ ये पूरा था न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में जो फोर्स और फ्लो का रिलेशन फॉलो करते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स
नाउ द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अभी नॉन न्यूटोनियन फ्लो या नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स या फ्लूइड्स ये क्या है कि जो न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करते। इसमें क्या था न्यूटन्स लॉ में, व्हेन यू आर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स एन इक्विवेलेंट फ्लो शुड बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इस केस में वैसे होता नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है, व्हेन यू आर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स द फ्लो विच इज ऑब्जर्व्ड इट इज एदर मोर, ओके, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे ज्यादा है, या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके अपोजिट और ज्यादा थिक हो गई सिस्टम, यानी फ्लो कम हो गया, यानी इक्विवेलेंसी नहीं है। तो मतलब लीनियर रिलेशन बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, दैट इट मीन्स इट डू नॉट ओबेज द न्यूटन्स लॉ, और उसे हम कहेंगे नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स या नॉन न्यूटोनियन फ्लो। नाउ न्यूटोनियन फ्लूइड में कोई सब कैटेगरी नहीं थी। फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स और द लिक्विड्स यू हैव टू सब कैटेगरीज, ठीक है, सॉरी 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज प्लास्टिक फ्लो, सेकंड वन स्यूडोप्लास्टिक फ्लो एंड द थर्ड वन इज द डायलेटेंट फ्लो। ठीक है, 3 एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं, या फिर 3 टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो। फर्स्ट वन इज प्लास्टिक, सेकंड वन स्यूडोप्लास्टिक, थर्ड वन डायलेटेंट। पर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। क्या हमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद में उतना इक्विवेलेंट फ्लो नहीं बढ़ रहा, या तो उससे ज़्यादा बढ़ जा रहा है या उससे कम बढ़ जा रहा है, यानी 2 डिविजन्स है इसमें भी। सो दिस सेक्शन जहाँ पे मैंने प्लस का साइन मेंशन किया है, यहाँ पे फ्लो एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, दिस आर नोन एज शियर थिनिंग सिस्टम्स। ठीक है, और यहाँ पे इन दिस केस डायलेटेंट, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो एक्सपेक्टेड है कि भैया ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट जितना है उतना तो बढ़ना चाहिए, बट डायलेटेंट के केस में उतना होता नहीं है, डायलेटेंट और ज़्यादा थिक हो जाता है। सो दिस थर्ड टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज द शियर थिकनिंग। सो आई हैव डिवाइडेड दिस होल सिस्टम न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ। नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स ऑब्टेन, नॉन न्यूटोनियन को शियर थिकनिंग और थिनिंग में डिवाइड किया। शियर थिनिंग आर प्लास्टिक फ्लो एंड स्यूडोप्लास्टिक. Shear thickening is dilatant flow. Okay, so here flow property changes according to the applied force. अभी फिर से एक पॉइंट आता है कि विस्कोसिटी जो रहती है नॉन न्यूटोनियन के केस में वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। आंसर बोलिए। अभी यहाँ के केस में मैंने बोला था shear stress. In this case viscosity will be dependent on shear rate, shear stress, deformation properties. डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज में हम इंक्लूड करेंगे द टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, ड्यूरेशन ऑफ डिफॉर्मेशन, बोथ दिस थिंग्स ऑफ डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज शुड बी कंसिडर। और इन 3 चीज़ों पे न्यूटोनियन फ्लूइड्स या लिक्विड्स की विस्कोसिटी डिपेंड करेगी। ओके, सो ये था इनका एक्सप्लेनेशन। अभी न्यूटन्स लॉ में हम शियर रेट और शियर स्ट्रेस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, दिस ग्राफ इज नोन एज द रियोग्राम और कंसिस्टेंसी कर्व, वेयर द शियर स्ट्रेस इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, शियर रेट प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। अगर हमारे पास जो लिक्विड है या जो सिस्टम है अंडर ऑब्जर्वेशन, इफ इट इज अ न्यूटोनियन, linear relationship will be observed, and if our system is non न्यूटोनियन, नॉन लीनियर ऑब्जर्व होगा। अभी 1, 2, 3 प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक एंड डायलेटेंट, दिस 3 आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो। और ये जो कर्व है यहाँ पे, इट इज नॉन लीनियर, इट इज नॉन लीनियर, इट इज नॉन लीनियर। ओके, दिस 3 सिस्टम डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ, और इनका जो कंसिस्टेंसी कर्व या रियोग्राम रहता है वो नॉन लीनियर रहता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्लास्टिक फ्लो। दिस फर्स्ट कर्व इज फॉर द प्लास्टिक फ्लो। ठीक है, प्लास्टिक फ्लो अभी इसमें होता क्या है, लुक एट द एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। ओके, नाउ प्लास्टिक फ्लो के केस में होता क्या है, इन दिस इनिशियल स्टेज फ्रॉम द ए टू बी द लिक्विड अंडर कंसिडरेशन बिहेव्स एज अ प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपकी सिस्टम है अंडर ऑब्जर्वेशन, इट विल फेल टू फ्लो अंडर अप्लाइड शियर स्ट्रेस।
यहाँ तक का सपोज मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पे सपोज 4, 6, 8, 10। सो जब आप 2 से लेके 4 तक का shear stress अप्लाई कर रहे हो तो तब ये जो सिस्टम है इट विल बिहेव लाइक अ प्लास्टिक बॉडी एंड इट विल नॉट फ्लो। ओके, देन यहाँ पे और एक चीज है, व्हेन इट इज इनिशियल लेवल, ठीक है, जब आप 0 to 1 जा रहे हो, 1 to 2 जा रहे हो, तो उस वक्त ये फ्लो नहीं होगा, इसका फ्लो थोड़ा थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, समवेयर फ्रॉम द 2 और 3, ठीक है। और जब इसका फ्लो 2 या 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहाँ से क्रिएट हो रहा है? 2 या 3 से। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी आपका शियर रेट। सो शियर रेट की क्वांटिटी एग्जिस्ट कहाँ से कर रही है? 2 या 3 से। ओके, ये क्वांटिटी यहाँ से बढ़नी शुरू हो जाएंगी जब 2 पे शियर स्ट्रेस रीच होगा। इसका मतलब है द रियोग्राम और कंसिस्टेंसी कर्व ऑफ प्लास्टिक फ्लो इट डजंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। और इसका आंसर क्या है? बिकॉज द सिस्टम इनिशियली बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक बॉडी। ओके, मतलब प्लास्टिक बॉडी के जैसा बिहेव कर रही है, यानी इनिशियल लेवल्स में इस लेवल तक सिस्टम डिफॉर्म होगी बट फ्लो नहीं होगी। समजून घ्या काय म्हणतोय, डिफॉर्मेशन होईल म्हणजे त्याचा आकार बदलेल पण ते प्रवाहामध्ये येणार नाही, ठीक है। सो नाउ इफ consider we have reached up to the point here from where the good flow is starting, this green point, okay, consider that as the C. Now at point C where the yield point or yield stress is located, और यहाँ से आगे अच्छा फ्लो इनिशिएट होगा फ्रॉम द पॉइंट C here, okay। अभी इसका मतलब क्या है? अप टू दिस पॉइंट जहाँ पे फ्लो हो ही नहीं रहा था या फिर काफ़ी कम था, वहाँ पे सिस्टम ने प्लास्टिक बॉडी के जैसा बिहेव किया, ओके, जहाँ पे सिर्फ डिफॉर्मेशन हो रहा था। और पॉइंट सी जहाँ पे यील्ड स्ट्रेस या यील्ड पॉइंट लोकेटेड है, ठीक है, वहाँ से आगे सिस्टम ने फ्लो करना शुरू किया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ फ्रॉम द पॉइंट सी द इंटर पार्टिकुलेट कॉन्टैक्ट्स आर ब्रोकन। ओके, सीधा सीधा ईजीएस्ट लैंग्वेज में अगर कहे तो ए टू बी तक बॉडी ने समवट ए टू बी के रीजन में बॉडी ने सेमी सॉलिड या लगभग सॉलिड के जैसा बिहेव किया, और यहाँ से आगे सी पॉइंट से आगे बॉडी लिक्विड के जैसा बिहेव करेंगी। जब आप इस रीजन में थे, इन द रीजन ए टू बी, आपने कितना भी फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे सिर्फ डिफॉर्मेशन होगा, मीन्स वो जो सिस्टम है लिक्विड सिस्टम उसका शेप चेंज होगा, बट वो फ्लो होगा क्या? नहीं। फ्लो कब से हो रहा है? जब आप सी लेवल क्रॉस करोगे एक्स एक्सिस की, मीन्स शियर स्ट्रेस की एक पर्टिकुलर वैल्यू क्रॉस होगी, उसके बाद में लिक्विड फ्लो होना शुरू होगा। क्यों? आंसर इज दिस, वेयर द इंटर पार्टिकुलेट कॉन्टैक्ट्स विल ब्रेक। नाउ सी ऑनवर्ड, जब आप एक पर्टिकुलर वैल्यू शियर स्ट्रेस की क्रॉस कर देते हो, उसके बाद में यानी आपका अच्छा फ्लो शुरू हो चुका है, थोड़ा सा भी चेंज अगर करते हो आप शियर स्ट्रेस में, इस एक्सिस में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो शियर रेट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। शियर रेट मतलब क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर क्या है? फ्लो। ओके, इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है यानी फ्लो ज़्यादा हो रहा है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में। ओके, सो हियर विद द स्मॉल चेंज इन द शियर स्ट्रेस वैल्यू, हायर राइज इन द शियर रेट और द फ्लो इज ऑब्जर्व्ड, और फ्रॉम द पॉइंट सी ऑनवर्ड द लीनियर ग्राफ इज ऑब्जर्व। ठीक है, सो ये आपको पेपर पे पेंसिल और स्केल लेके समझ के लेना है, सिर्फ सुनने या बोलने से नहीं होगा। अभी उससे आगे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट डाल दिया कि इंटर पार्टिकुलेट कॉन्टैक्ट्स आर ब्रोकन लिक्विड सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अभी प्लास्टिक फ्लो हम अप्लाई करेंगे फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन को। ठीक है, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन साल में से एक बार आता ही है फार्मेसी में, वेदर यू आर इन द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि इनिशियली फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन का जो मास है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, दैट विल बिहेव एज अ प्लास्टिक बॉडी। देन उसके बाद में मैंने और थोड़ा फोर्स अप्लाई किया। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या है? फ्लोक्यूल से। सो जब एक पर्टिकुलर लेवल्स ऑफ फोर्स में अप्लाई करता हूँ तो वो फ्लॉक्स ब्रेक होते हैं। फ्लॉक्स ब्रेक किस पॉइंट पे होंगे? ऑन द यील्ड स्ट्रेस वैल्यू।
ब्रेक हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अभी वो जो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है वो अच्छे से फ्लो होगा, एकदम न्यूटोनियन लिक्विड के जैसा। अब जब आप न्यूटोनियन लिक्विड की बात कर रहे हो तो ग्राफ कैसे होगा? लीनियर। सो आफ्टर द यील्ड स्ट्रेस द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज द लीनियर। और ये प्लास्टिक, इसे कहते हैं हम प्लास्टिक फ्लो। ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में। ओके, नाउ थोड़ा इधर ही देखो, आप जीपैट कर रहे हो। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन मैंने क्या कहा, साल में से एक बार आता है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 का जो पहला यूनिट था वो था कोलाइड्स। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन वहाँ पे भी आया। अब जो हम सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं रियोलॉजी, ये वहाँ पे भी आया। और जो थर्ड यूनिट रहेगा वो रहेगा कोर्स डिस्पर्शन। ये तो उसका खुद का एरिया है। ओके, सो ये नॉलेज आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। जितना आगे जाओगे उतनी इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ओके, सो दिस वाज अबाउट द फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। द इक्वेशन फॉर द विस्कोसिटी, अब ये जो प्लास्टिक फ्लो है इसकी विस्कोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे? शियर स्ट्रेस माइनस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय शियर रेट। एक इजी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम है बिंघम इक्वेशन। ओके, और इसका जो आंसर रहता है दैट इज द प्लास्टिक विस्कोसिटी। अभी इसमें वर्ड्स क्या क्या है? प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक विस्कोसिटी, यील्ड स्ट्रेस। ये हमने कहाँ सुना था आज के दिन में? हमने ये सुना था हुक्स लॉ के केस में। ओके, सो बट अगर मैं हुक्स लॉ को रिकॉल करूँ तो मुझे याद क्या आता है? पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, बाद में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, पहले प्लास्टिक बॉडी वर्ड आया, फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन आया। सो सीक्वेंस अलग है। पहले प्लास्टिक, यहाँ पे इसका ये प्लास्टिक रीजन था और ये इलास्टिक रीजन है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक विस्कोसिटी मिलेगी। ओके, नाउ वी विल मूव टू द next type of flow, and that is the pseudoplastic flow. Now we are going to discuss the second type of the non-Newtonian flow, that is the pseudoplastic flow. अभी यहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 कंसिस्टेंसी कर्व या रियोग्राम प्लॉट करके रखे हैं। ठीक है, दिस सेकेंड वन रिप्रेजेंट्स द pseudoplastic flow। अगर मैं प्लास्टिक फ्लो की तरफ देखता हूँ तो ये जो लाइन है इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब क्या? 0 पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं थोड़ा सा फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रैक्शनल शियर फोर्स या थोड़ा सा फोर्स या थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो सिस्टम है वो फ्लो नहीं होगी, बट डिफॉर्म हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, बट फ्लो होगी क्या? नहीं। फ्लो नहीं होगी मतलब वेलोसिटी नहीं मिलेगी। वेलोसिटी नहीं मिली तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या? शेयर रेट, ये नहीं मिलेगा। शेयर रेट नहीं मिला मीन्स 0 पे ही रह रहा है। सो इसीलिए ये 0 से थोड़ा सा आगे जाने के बाद में कर देना शुरू करता है। पर मेरे पास जो अभी सेकंड टाइप है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, इसके केस में क्या होता है कि जो सिस्टम है द लिक्विड सिस्टम, फ्लूइड सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन, इट स्टार्ट्स फ्लो फ्रॉम द इनिशियल लेवल। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? दिए गए वाक्य का मैथमेटिकल मीनिंग है एट एनी नॉन जीरो वैल्यू। किसकी? एट एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। ये एक्सिस है शियर स्ट्रेस का। शियर स्ट्रेस मतलब क्या? फोर्स, वही फोर्स जो फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। सो एट एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस और द फोर्स कॉजेस वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा तो एफर्ट लो, यहाँ पे फ्लो आपको ऑब्जर्व होगा। ओके, मीन्स एट एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स फ्लो विल बी ऑब्जर्व। तो इसका मतलब क्या है? मैं अगर थोड़ा सा भी इधर स्ट्रेस बढ़ा देता हूँ तो इधर का कर्व भी बढ़ेगा। इसका मतलब है द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या कंसिस्टेंसी कर्व का ओरिजिन वहाँ से होता है फ्रॉम द 0 पॉइंट। अभी यहाँ तक सब ठीक था, तो इसके बाद में लाइन लीनियर जाने वाली है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम नॉन न्यूटोनियन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। नॉन न्यूटोनियन में हम स्यूडोप्लास्टिक पर है, सो लीनियर तो नहीं रहेगा। अभी लीनियर नहीं है तो क्या है फिर? अभी होता क्या है आगे? विथ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस मतलब फोर्स जो फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। विथ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द शियर स्ट्रेस और द फोर्स higher than expected shear rate or velocity gradient observed।
यानी मैं जितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मुझे उससे ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा फ्लो ऑब्जर्व हो रहा है। ओके नाउ सो यहाँ पे जो कर्व रहता है इसमें शेयर रेट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ऑब्जर्व होती है एज कंपेयर टू शेयर स्ट्रेस के इंक्रीज से। ठीक है, सो नाउ अभी इसका पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है कि ठीक है भाई आपने मैथमेटिकली तो बोल दिया अगर मैं शेयर स्ट्रेस के 2 इक्विवेलेंट बढ़ा रहा हूँ तो ये इसके शेयर रेट के 4 इक्विवेलेंट बढ़ेंगे। ठीक है, 4 या 5, दैट इज द नॉन लिनियरिटी। व्हाई? इसमें होता क्या है, इनिशियली जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है यहाँ पे लिक्विड सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। उसके वजह से क्या होता है, अप्लाइड फोर्स और द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इनिशियल लेवल में सिर्फ। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। आगे क्या हुआ फिर, थोड़ी देर बाद जैसे जैसे आपका शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा यानी जो फोर्स बढ़ेगा उसके बाद में जो मॉलिक्यूल्स है वो रीअरेंजमेंट हो जाएंगे। अभी मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट यानी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, उनकी जो अरेंजमेंट है पूरे सिस्टम में, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, तो अभी कैसे हो जाएंगे वो, लाइक दिस, और इसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द फ्लो। इसका मतलब क्या है विस्कोसिटी के लैंग्वेज में, विस्कोसिटी विल बी डिक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग द फोर्स, और फोर्स के वजह से क्या हुआ, सिस्टम थिन हुआ। फोर्स क्या है, शेयर, यहाँ पे क्या हुआ, थिनिंग। सो इट इज द शेयर थिनिंग सिस्टम विच वॉज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो। ठीक है, सो इस मैकेनिज्म के बेसिस पे हम इसे शेयर थिनिंग कहते हैं, एंड सेम फॉर द प्लास्टिक ऑल्सो जहाँ पे फ्लॉक्यूल्स ब्रेक हुए थे। एग्जाम्पल है पॉलीमेरिक सोल्यूशन, कोई भी सिंथेटिक कंसिडर कर सकते हो, या हाइड्रोकोलाइडल सोल्यूशन जहाँ पे आप नेचुरल और सिंथेटिक सेल्यूलोज का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। एंड हियर इज योर कंसिस्टेंसी कर्व। ये था स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायलेटेंट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो, दैट इज द डायलेटेंट फ्लो। द कंसिस्टेंसी कर्व इज हियर। अगेन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और लीनियर नहीं है। अभी इन दो चीज़ों का मतलब क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा। ओके, नाउ दिस थर्ड टाइप, इसका नाम क्या है, डायलेटेंट फ्लो। यहाँ पे सीधे सीधे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे। डायलेटेंट का इंडिकेशन है डायलेट होना, और इसके साथ में और एक हेडिंग दी है, इट इज़ द शेयर थिकनिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, व्हेन यू विल अप्लाई द शेयर स्ट्रेस एट दैट टाइम सिस्टम विल अंडरगो द थिकनिंग। जब कोई लिक्विड थिक होता है तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको शेयर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ओके, और विस्कोसिटी बढ़ने के साथ में और एक चीज़ बढ़ेगी, वो रहेगा इसका वॉल्यूम, इट विल डायलेट। ओके, नाउ अभी डिस्कस करते हैं। इट्स फ्लो स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये आपका डायलेटेंट फ्लो का या सिस्टम का पहला फीचर जो है, द फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अब जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। डायलेटेंट फ्लो उन सिस्टम के द्वारा दिखाया जाता है कि जिनके पास हाई सॉलिड कंटेंट है, ऐसे लिक्विड, नॉट पेस्ट, नॉट क्रीम। डायरेक्टली वहाँ तक मत जाओ, मैं सिर्फ लिक्विड सिस्टम या फ्लूइड सिस्टम या सेमी सॉलिड मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, ऐसे जो हाई सॉलिड कंटेंट रखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप सेमी सॉलिड ही मत कंसिडर करो। ओके, सो दीज आर द सिस्टम्स विद हाई सॉलिड कंटेंट, ये याद रखना है। नाउ सिस्टम का कर्व, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब है नॉन जीरो वैल्यू जो रहेगी शेयर स्ट्रेस से, उससे फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ और उसके बाद में क्या होगा कि सिस्टम थिक हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या है कि व्हेन सिस्टम वाज एट रेस्ट, मीन्स वो थिक हो रही तो क्यों हो रही है, इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हेन सिस्टम वाज एट द रेस्ट,
हाई सॉलिड कंटेंट था, मीन्स सॉलिड के बीच में कुछ स्पेस थे, उसे कहा जाता है वॉइड स्पेस। ये टर्म ही संज्ञा जनरली टैबलेट इस चैप्टर में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन में ये वर्डिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, ग्रैन्यूल्स के केस में भी। सो सॉलिड के बीच में जो स्पेस रहता है उसे वॉइड स्पेस कहते हैं, ठीक है। हाई सॉलिड कंटेंट है, मीन्स वॉइड स्पेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो एट रेस्ट, जब सिस्टम रेस्ट कर रही है तो वॉइड स्पेसेस में, मीन्स आप कोई धक्का नहीं लगा रहे हो, ये लॉजिकल चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है। तो उस वक्त क्या होता है कि वॉइड स्पेसेस जो रहते हैं, छोटे छोटे गैप, इस गैप में सॉल्वेंट फिल हो जाता है, ठीक है, इस सॉलिड कंटेंट के बीच में। और ये जो सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये ल्यूब्रिकेट करता है इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स को। समझ में आया? कोई एक ऐसा लिक्विड करो, अगर वो टेबल पे कांस्टेंट रहता है, उसका सरफेस कांस्टेंट रहता है, थोड़ा सा धक्का दो सरफेस हिल जाता है। सिमिलरली तो जब ये रेस्ट में रहते हैं तो इनके बीच में का जो स्पेस है वो सॉल्वेंट से फिल हो जाएगा। अभी अब हमने क्या किया, हमने शियर स्ट्रेस बढ़ाना शुरू कर दिया। शियर स्ट्रेस मतलब क्या, वही फोर्स जो फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फ्लो को हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या, शियर रेट। सो व्हेन वी हैव अप्लाइड शियर स्ट्रेस और द फोर्स, अभी हुआ क्या, चेंज जो हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉल स्पेसेस और द वॉइड स्पेसेस आर इंक्रीज्ड इन साइज, ठीक है। स्मॉल के बगैर वो हो गए लार्ज स्पेस। जब वो स्मॉलर स्पेस थे तो जितना उस सिस्टम में सॉल्वेंट था वो इसे अच्छे से फिलअप कर रहा था। अभी सॉल्वेंट अवेलेबल जो है सिस्टम में वो इनसफिशिएंट हो जाता है लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। अगर दो सॉलिड के बीच में, दो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं है तो वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ना पॉसिबल है, इजीली बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस लार्जर स्पेस में अच्छे से लुब्रिकेट नहीं कर पाते, ओके। सो उसकी वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, या अल्टरनेटिवली कहे तो फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द वन पार्ट। नाउ जब मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वॉइड स्पेस की साइज बढ़ जाती है, ठीक है, सो इसके साथ में जो वॉल्यूम है टोटल वो बढ़ जाता है, एंड दैट्स व्हाई द वर्ड यूज इज डायलेटिंग, ओके। और विस्कोसिटी बढ़ने के वजह से इसे shear थिकनिंग सिस्टम कहा जाता है। सो these two are the characteristics of dilatant flow. It comes under the heading of shear thickening system. अभी ये जो shear thinning और thickening वाला पार्ट है ये हमने थोड़ा सा पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो आर shear thinning while dilatant flow is the shear thickening, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, डायलेटेंट फ्लो ये जनरली डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के केस में ऑब्जर्व होता है। डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में आपको हाई सॉलिड कंटेंट रहता है। अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से आगे, इसके बाद में जो पॉइंट आएगा एंटी थिक्सोट्रॉपी, उसमें भी सेम कंसेप्ट ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, shear थिकनिंग। बट एंटी थिक्सोट्रॉपी आप डायलेटेंट को अप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीज़न है एंटी थिक्सोट्रॉपी ऐसे सिस्टम द्वारा दिखाया जाता है जिनके पास लो सॉलिड कंटेंट है, और जो सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं डायलेटेंट, इट पजेस द हाई सॉलिड कंटेंट। नाउ कम टू द ग्राफ। यहाँ पे विस्कोसिटी थिक हो रही है, अभी ये पार्ट आपको समझ के लेना है, द कनेक्शन बिटवीन द shear rate एंड द विस्कोसिटी पार्ट, ओके। इट इज नॉन लीनियर, दिस पार्ट वॉज ऑल्सो नॉन लीनियर, दिस पार्ट वॉज ऑल्सो नॉन लीनियर, और ये तीन थे नॉन न्यूटोनियन फ्लो। द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द थिक्सोट्रॉपी एंड एंटी थिक्सोट्रॉपी। वी हैव सीन द थ्री टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो, दोज आर प्लास्टिक फ्लो, स्यूडोप्लास्टिक एंड डायलेटेंट फ्लो, ठीक है। प्लास्टिक फ्लो के केस में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, यील्ड पॉइंट के बाद विस्कोसिटी लीनियर हो जाती है। प्लास्टिक फ्लो हमें फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के केस में ऑब्जर्व होता है। देन स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मीन्स फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ shear स्ट्रेस फ्लो इज ऑब्जर्व्ड, बट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम हायर फ्लो रेट इज ऑब्जर्व्ड। इन दोनों के केस में हमें shear थिनिंग ऑब्जर्व होता है, मीन्स एक पर्टिकुलर shear स्ट्रेस के बाद वैल्यू, फ्लो की वैल्यू ज़्यादा रहती है। नाउ थर्ड वन वॉज डायलेटेंट फ्लो, जहाँ पे वॉइड स्पेस के वजह से, बढ़ने के वजह से विस्कोसिटी थोड़ी देर बाद बढ़ जाती है, ठीक है।
दैट इज द डायलेटेंट सिस्टम। अभी हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, फॉर 5 सेकंड shear स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, ठीक है, shear स्ट्रेस बढ़ा दिया, और अगले 5 सेकंड में shear स्ट्रेस थोड़ा सा कम कर दिया, और उसके बाद में 10 सेकंड के लिए वो सिस्टम जैसे कि तैसे रख दी। अभी होता क्या है कि जब आप इंटेंशनली shear स्ट्रेस बढ़ा रहे हो या इंटेंशनली shear स्ट्रेस कम कर रहे हो तो विस्कोसिटी में चेंज ऑब्वियस है, ठीक है, बट उस पॉइंट के बाद में उसको अगर वैसे ही स्टैटिक छोड़ दिया जाए तो वहां से सिस्टम जब रेस्ट के लेवल तक आती है तब भी विस्कोसिटी चेंज होती है। ओके, सो यहाँ पे होता क्या है, इन केस ऑफ दीज टू, ओके, देयर इज टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ लिक्विड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी, मीन्स लिक्विड की जो विस्कोसिटी रहती है या उसकी कंसिस्टेंसी रहती है, ये टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर दिखाता है। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द थिक्सोट्रॉपी, ओके, जिसे shear थिनिंग कहा गया है। अभी यहाँ पे थिक्सोट्रॉपी का मतलब क्या है, अगर मैं 5 सेकंड के लिए shear स्ट्रेस बढ़ा देता हूँ और उसे अगर वैसे ही छोड़ देता हूँ तो बाद में जो विस्कोसिटी कम हो गई थी वो बाद में रिकवर होती है, ठीक है, मीन्स रिकवरी ऑन स्टैंडिंग, दैट रेफर्स टू द थिक्सोट्रॉपी। सो थिक्सोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेंगी तो हम इसे निकाल देते हैं। तो थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी में क्या है कि विस्कोसिटी की वैल्यू रिकवर हो जाती है, और ऐसा बिहेवियर कौन दिखाता है, प्लास्टिक सिस्टम एंड स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम। ओके, कम हियर, दिस वाज फॉर द प्लास्टिक एंड इट इज फॉर द स्यूडोप्लास्टिक। नाउ जब हमने इनिशियली फ्लो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे इनके, सो ये ग्रीन कलर की लाइंस वैसे ही थे, दिस रिप्रेजेंट्स द अप कर्व, बट अप कर्व मतलब क्या, ऊपर जाने वाला कर्व किसका, अप कर्व फॉर shear स्ट्रेस, ठीक है, यानी जब मैं अप कर्व के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं shear स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ, एंड व्हेन आई एम डिस्कसिंग द डाउन कर्व इसका मतलब है मैं shear स्ट्रेस कम कर रहा हूँ। जब मैं फिर अभी ये हम अगर प्लास्टिक सिस्टम स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो जब आप अप कर्व पे जा रहे हो यानी इन दोनों पे shear स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी। ओके, अप कर्व में क्या हो रहा है, shear स्ट्रेस बढ़ रहा है। ये कैसे है, ये दोनों shear थिनिंग थे, shear थिनिंग मतलब क्या, विस्कोसिटी कम होगी। अभी ये हो गया अप कर्व का, फिर मैंने धीरे धीरे shear स्ट्रेस कम करना शुरू कर दिया और एक ऐसे पॉइंट पे उसे पूरा shear स्ट्रेस रुका दिया। सो जब डाउन कर्व में आ रहे हैं, DC दैट ब्लैक कलर्ड लाइन, ठीक है, जब डाउन कर्व पे हम shear स्ट्रेस कम कर रहे हैं सो विस्कोसिटी रिकवर हो रही है, यहाँ पे विस्कोसिटी रिकवर हो रही है मतलब बढ़ रही है। इट इज नथिंग बट द रिकवरी ऑफ सिस्टम्स कंसिस्टेंसी और द विस्कोसिटी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी, जिसे आप सोल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अप कर्व में क्या हो रहा था, जब स्ट्रेस बढ़ रहा था विस्कोसिटी घट रही थी तो देयर वाज ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन जेल फॉर्म टू सोल्यूशन फॉर्म। जब आप डाउन कर्व में हो, स्ट्रेस कम कर रहे हो, विस्कोसिटी बढ़ रही है, मीन्स सोल्यूशन फॉर्म टू जेल फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इन ट्रांसफॉर्मेशन का जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है इट इज सेम, ठीक है, सेम मतलब जो फ्लो के टाइम पे डिस्कस किया था वही, ठीक है, यहाँ पे फ्लो ब्रेक हो रहे हैं और फिर से फॉर्म हो रहे हैं, पार्टिकल पॉलीमर्स के अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू फोर्स एंड नॉन समवॉट अपोजिट और नॉट पैरेलल टू द फोर्स, ये फिर से चेंज हो रहा है। सो ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स यहाँ पे काम करते हैं। ये था थिक्सोट्रॉपी के बारे में, जहाँ पे ये दोनों भी थिक्सोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दिस बोथ आर shear थिनिंग सिस्टम्स। इसमें बल्जेस और स्पर्स आपको स्टडी करना है। अभी थिक्सोट्रॉपी के बाद में जो दूसरा टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर है वो है एंटी थिक्सोट्रॉपी, दैट इज द shear थिकनिंग सिस्टम। वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा था, shear थिकनिंग हो रहा था, सो ठीक है, एंड दिस वाज द हाई सॉलिड कंटेंट सिस्टम जिसके बेसिस पे हमने इसे इधर ऐड नहीं किया, ठीक है। अब ये पॉइंट फिर से हम इसमें डिस्कस करेंगे, बट व्हाई। नाउ एंटी थिक्सोट्रॉपी क्या है, shear थिकनिंग है। अभी इसमें होता क्या है कि जब आप shear फोर्स अप्लाई करोगे तो सिस्टम की विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में स्टडी करते हैं। नाउ फॉर द अप कर्व, ठीक है, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द shear स्ट्रेस
फॉर एंटी थिक्सोट्रॉपी विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। और जब आप डाउन कर्व में जाते हो, स्ट्रेस डिक्रीज करते हो, तो एंटी थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम की विस्कोसिटी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो लो विस्कोसिटी लेवल्स थे वो रिकवर हो जाते। और इंस्टेड ऑफ जेल सोल जेल, आई विल राइट हियर द सोल स्टेट इज रिकवर्ड फ्रॉम द जेल स्टेट। ओके, ये है एंटी थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर। और ये कौन दिखाता है? जनरली लो सॉलिड कंटेंट वाले सिस्टम्स। नाउ सिर्फ सॉलिड कंटेंट के बेसिस पे मैं डायलेटेंट को इससे बाहर निकाल रहा हूँ क्या? और मैं डायलेटेंट अगर यहाँ पे नहीं लिख सकता, यहाँ पे भी नहीं लिख सकता, तो कहाँ पे लिखूँ? द क्वेश्चन इज ऑब्वियस। ठीक है, क्योंकि 3 नॉन न्यूटोनियन फ्लो के सिस्टम से 2 को हमने यहाँ डाल दिया, 1 को बाजू क्यों कर दिया? आंसर इज थिक्सोट्रॉपी, एंटी थिक्सोट्रॉपी, इसमें रिवर्सिबल चेंजेस डिस्कस हो रहे हैं। जब हम डायलेटेंट की बात करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जब डायलेटेंट में पार्टिकल्स जो रहते हैं, सॉलिड कंटेंट जो कांटेक्ट डेवलप कर लेता है, सो उस केस में रिकवरी पॉसिबल नहीं रहती। ठीक है, इसलिए डायलेटेंट को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। द चेंज इज इरिवर्सिबल। और हमें यहाँ पे थिक्सोट्रॉपी हो गया, एंटी थिक्सोट्रॉपी में रिवर्सिबल चेंज एक्सपेक्टेड है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ लिक्विड सिस्टम। एंड इसके बाद में जो पार्ट रहता है विस्कोसिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, वो आपको नोट्स फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा। थैंक यू।